कहानी की शुरुआत होती है आसमान में उड़ते एक हेलीकॉप्टर से, जिसमें सवार हैं हमारे मुख्य किरदार हैंक और उनका बेटा शॉन। दोनों एक बेहद रहस्यमयी और अनसुने टापू की तलाश में निकले हैं। हेलीकॉप्टर के पायलट की बेटी केलानी का मानना है कि वहाँ ऐसा कोई टापू है ही नहीं, बल्कि यह सब सिर्फ एक वहम है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ ही देर बाद समंदर के ठीक बीचों बीच उन्हें एक भयानक तूफान दिखाई देता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस तूफान के करीब पहुंचता है, एक विशाल बवंडर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अब हेलीकॉप्टर पायलट के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था। देखते ही देखते वह खतरनाक बवंडर हेलीकॉप्टर को तिनके की तरह निगल जाता है और वह पूरी तरह क्रैश हो जाता है। जब इन सब की आंखें खुलती हैं तो उनके सामने वही जादुई और रहस्यमयी टापू होता है। इस टापू की सबसे अनोखी और अजीब बात यह थी कि यहाँ बड़ी चीजें बेहद छोटी थीं और छोटी चीजें विशालकाय आकार की थीं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वे सब एक ऐसी चीज पर जा पहुँचते हैं जो दूर से देखने पर किसी पत्थर जैसी लग रही थी। वे लोग बहुत ही संभलकर हल्के कदमों से उस पत्थर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही हैंक अपना पैर आगे रखता है, वो तथाकथित पत्थर अचानक चटकने लगता है। देखते ही देखते उस चीज में से एक अजीब चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। हैंक को तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि किसी विशालकाय जीव का अंडा है। तभी उनकी नजर सामने पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ खड़ी थी एक बेहद विशाल भीमकाय छिपकली। अपनी जान बचाने के लिए वे सब दबे पांव वहाँ से बिना आवाज किए निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पायलट का पैर भी एक दूसरे अंडे पर पड़ जाता है। अंडा टूटता है और पायलट का पैर उसमें धंस जाता है। वह हिल भी नहीं पाता। अंडा पूरी तरह टूट चुका था और पायलट सीधे उसके अंदर जा गिरा, जहाँ चिपचिपा लिक्विड और छिपकली का बच्चा मौजूद था। पायलट जैसे तैसे खुद को संभालकर अंडे से बाहर तो निकलता है, लेकिन अंडों के टूटने की आवाज से वो विशालकाय छिपकली जाग जाती है। वह सीधे इन लोगों को देख लेती है और एक खूंखार दहाड़ मारते हुए उनका पीछा करने लगती है। हैंक और शॉन जान बचाकर तेजी से भागते हैं, लेकिन वो छिपकली पायलट की बेटी केलानी को चारों तरफ से घेर लेती है। मौत बिल्कुल सामने थी। छिपकली केलानी को अपना निवाला बनाने ही वाली होती है कि तभी शॉन अपनी जान की बाजी लगाकर उस छिपकली का ध्यान भटका देता है। अब वो खूंखार जीव गुस्से से पागल होकर शॉन के पीछे पड़ जाता है। शॉन उस छिपकली का निवाला बनते बनते बाल बचता है और आखिरकार भागते हुए वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक वो छिपकली फिर से उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब वो छिपकली उन सबको एक साथ अपना शिकार बनाने आगे बढ़ती है, तभी हैंक तुरंत अपने बैग से एक फायर गन निकालता है और आग की लपटें छोड़ता है। आग देखकर वो छिपकली डरने के बजाय और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में उन पर हमला करने ही वाली होती है कि अचानक एक भारी भरकम पेड़ का तना ऊपर से आकर सीधे उस छिपकली से टकराता है। छिपकली इतनी ताकतवर थी कि उसने उस भारी तने को एक तिनके की तरह दबाकर फेंक दिया। वह फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक के बाद एक कई भारी भरकम पेड़ों के तने उस छिपकली पर आ गिरते हैं। इस जबरदस्त हमले से छिपकली की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और आखिरकार वो भारी चोट खाने के बाद वहीं ढेर हो जाती है। छिपकली के ढेर होने के बाद, इससे पहले कि हमारा ग्रुप कुछ समझ पाता, उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल ये कोई अजनबी नहीं, बल्कि शॉन के दादाजी हैं, जो पिछले कई दिनों से इस टापू पर अकेले रह रहे थे। कुछ समय पहले उन्होंने ही एक खुफिया रेडियो सिग्नल भेजा था, जिसे ढूंढते हुए हैंक और शॉन यहाँ तक खींचे चले आए। लेकिन अब मुसीबत यह थी कि वे सब इस अनजान टापू पर बुरी तरह फंस चुके थे। दादाजी उन सभी को अपने साथ एक छोटे से सुरक्षित ठिकाने बेस पर ले जाते हैं, जहाँ वे जैसे तैसे अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह होते ही दादाजी सबको लेकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वे उन्हें कुछ ऐसा दिखाते हैं जो किसी सपने जैसा था। सामने सदियों पुराना और बेहद खूबसूरत अटलांटिस का महल खड़ा था। चारों तरफ हरियाली और प्राचीन मूर्तियां बिखरी हुई थीं। दादाजी एक चौंकाने वाला राज्य खोलते हैं। यह रहस्यमयी टापू 140 साल के एक चक्र में घूमता है। 70 साल यह जमीन के ऊपर रहता है और अगले 70 साल पानी में डूब जाता है। किताबों के हिसाब से इसे अब से कुछ सालों बाद डूबना था, लेकिन तभी हैंक की नजर एक डराने वाली चीज पर पड़ती है। समंदर का खारा पानी महल की दीवारों तक आ चुका था। हैंक तुरंत हिसाब लगाता है और चिल्लाता है, हमारे पास सालों का वक्त नहीं है। यह टापू अगले 2 से 3 दिनों में पूरी तरह समंदर में समाने वाला है। अब सबकी जान हलक में थी। इस डूबते टापू से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक बेहद आधुनिक और पुराना जहाज जो इसी टापू पर कहीं छिपाया गया था। उसका सुराग ढूंढने के लिए वे सब एक बेहद तंग और संकरी गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा इतनी पतली थी कि सिर्फ केलानी ही उसके अंदर जा सकती थी। गुफा के अंदर केलानी का सामना छोटे कीड़ों से होता है। उनसे बचकर जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे एक प्राचीन सिंहासन पर एक कंकाल दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक रहस्यमयी किताब थी। केलानी जैसे ही उस किताब को उठाती है, एक बड़ा अजीब कीड़ा सामने आ जाता है। केलानी डर जाती है और तभी पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगती है। केलानी अपनी जान बचाकर जैसे तैसे उस ढहती हुई गुफा से बाहर भागती है। उस किताब में उस आधुनिक जहाज का सटीक रास्ता छिपा था। बिना वक्त गंवाए वे सब पहाड़ियों और घनी झाड़ियों को पार करते हुए एक खुले मैदान में आ जाते हैं, जहां अजीबोगरीब पेड़ थे
और दूर एक खूबसूरत पहाड़ से सोने का लावा उबलकर बह रहा था। शॉन वहां सोना लेने की जिद करता है, पर हैंक उसे टोकता है, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तभी उनके सामने एक और विशाल पहाड़ आ जाता है। इतने कम समय में इस सीधे पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था। तभी दादाजी एक तूफानी आइडिया निकालते हैं। वे सब वहां उड़ने वाली विशालकाय मधुमक्खियों पर सवार हो जाते हैं। मधुमक्खियों की पीठ पर बैठकर जब वे आसमान की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ऊपर से टापू का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। तभी अचानक आसमान में एक शिकारी आ धमकता है, एक विशालकाय चिड़िया। वह इन मधुमक्खियों को खाने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। झाड़ियों और पेड़ों के बीच से बचाते हुए आसमान में इस जानलेवा पीछा मुकाबले से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक केलानी की मधुमक्खी अपना संतुलन खो देती है और केलानी सीधे नीचे गिरने लगती है। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन तभी शॉन अपनी मधुमक्खी को बिजली की रफ्तार से नीचे ले जाता है और हवा में ही चमत्कारी रूप से केलानी को थाम लेता है। लेकिन वो शिकारी चिड़िया अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। शॉन केलानी को बाकी लोगों के पास सुरक्षित छोड़कर खुद को खतरे में डाल देता है और चिड़िया का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। उड़ते उड़ते शॉन की नजर मकड़ियों के एक विशाल जाले पर पड़ती है। शॉन फुर्ती से जाले के बीच से निकल जाता है, लेकिन उसका पीछा कर रही वो विशाल चिड़िया सीधे उस मजबूत जाले में जाकर बुरी तरह फंस जाती है। शॉन खुद को विजेता समझ ही रहा था कि तभी उसका ध्यान भटकता है और वो सीधे एक पेड़ की भारी डाल से टकराकर नीचे आ गिरता है। इस भयानक एक्सीडेंट में शॉन का पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो जाता है। हैंक और बाकी लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं, उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और उसके पैर का इलाज करते हैं। अब इस दर्द और बढ़ते खतरे के बीच वे अपनी अगली खौफनाक रात गुजारने के लिए मजबूर थे। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुलती हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। जो टापू कल तक हरा भरा था वह अब समंदर में तेजी से समा रहा था। हैंक का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। टापू के पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। वित्त कम था और खतरा बहुत बड़ा। ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है। केलानी को पता चलता है कि उसके पिता अपनी गरीबी दूर करने के लिए उसी सोने के पहाड़ की तरफ अकेले निकल चुके हैं। केलानी और दादाजी उन्हें ढूंढने पहाड़ियों की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हैंक और शॉन उस प्राचीन आधुनिक जहाज यानी नॉटिलस पनडुब्बी को खोजने निकलते हैं। थोड़ी ही देर में वे उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ समंदर की खूंखार लहरें थीं। तभी हैंक को पानी के नीचे जाती हुई पुरानी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वे समझ जाते हैं कि जहाज पानी के अंदर डूब चुका है और उसे चालू करने के लिए उन्हें समंदर की गहराइयों में उतरना होगा। हैंक और शॉन जुगाड़ से बने ऑक्सीजन टैंक और मास्क पहनकर पानी के अंदर कूद जाते हैं। पानी के अंदर का नजारा हैरान करने वाला था, जहां सैकड़ों मछलियां तैर रही थीं। थोड़ी दूर तैरने के बाद आखिरकार उनकी नजर उस विशालकाय आधुनिक जहाज पर पड़ती है। उधर दूसरी तरफ केलानी के पापा सोने के पहाड़ से एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सोना इतना भारी और जमीन के अंदर धंसा था कि वह हिल भी नहीं रहा था। तभी केलानी और दादाजी वहां पहुंचते हैं पापा और वे उन्हें समझा बुझाकर वहां से सुरक्षित निकाल लेते हैं। अब कहानी वापस पानी के अंदर पहुंचती है। हैंक और शॉन जैसे तैसे पनडुब्बी का भारी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरसों के जंग के कारण वह जाम हो चुका था। तभी अचानक पानी में एक हलचल होती है। उनके सामने आ खड़ा होता है समंदर का सबसे खूंखार दैत्य, एक विशालकाय इलेक्ट्रिक ईल, बिजली छोड़ने वाला सांप। वह भीमकाय जीव बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता है। हैंक और शॉन बाल बचते हैं। मौत सिर पर मंडरा रही थी, इसलिए वे पूरी ताकत लगाकर पनडुब्बी का दरवाजा खोलते हैं और उस बिजली वाले सांप के हमला करने से ठीक पहले जहाज के अंदर घुस जाते हैं। पनडुब्बी के अंदर पानी भरा हुआ था। शॉन तुरंत एक लाइटर जलाकर रोशनी करता है और सारा पानी जहाज के बाल निकलते हैं। वे कैप्टन के केबिन में पहुंचते हैं। हैंक तेजी से इंजन स्टार्ट करने का बटन ढूंढता है और उसे दबा देता है। एक पल के लिए जहाज की लाइट्स जलती हैं, लेकिन तभी सालों से बंद रहने के कारण इंजन वापस डेड हो जाता है। हैंक तुरंत इंजन रूम में जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि इंजन को दोबारा जिंदा करने के लिए हजारों वोल्ट के बिजली के झटके की जरूरत है। तभी हैंक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। बाहर पूरा टापू अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। जमीन फट रही थी और दादाजी की टीम किनारे पर खड़ी मदद का इंतजार कर रही थी। हैंक अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में वापस उतरता है और उस बिजली वाले सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आवाज सुनकर वो खूंखार सांप तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और पनडुब्बी पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। जैसे ही वो सांप हैंक को पड़ता है, निगलने के लिए मुंह खोलता है। हैंक एक नुकीला भाला सीधे उसके मुंह के अंदर डाल देता है। सांप के मुंह से हजारों वोल्ट की बिजली का करंट निकलता है, जो भाले के जरिए सीधे पनडुब्बी के इंजन में चला जाता है। धमाके के साथ जहाज का इंजन गरज उठता है और पनडुब्बी चालू हो जाती है। किनारे पर दादाजी और बाकी लोग डूबने ही वाले होते हैं कि तभी नॉटिलस पनडुब्बी पानी को चीरती हुई सतह पर आ जाती है। सभी लोग जल्दी से जहाज के अंदर आ जाते हैं और सबकी जान में जान आती है।
लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। पनडुब्बी के सामने अचानक बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं जो उनका रास्ता रोके खड़े थे। अगर जहाज इनसे टकराया तो सब मारे जाएंगे। हैंक बिना एक पल गंवाए जहाज का कंट्रोल पायलट के हाथों में सौंपता है और खुद मिसाइल लॉन्चर पर पहुंच जाता है। हैंक निशाना लगाता है और एक मिसाइल फायर करता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ वो विशाल पहाड़ मलबे में तब्दील हो जाता है। पनडुब्बी सुरक्षित रूप से उस तबाही के बीच से बाहर निकल आती है और हमारे सभी किरदार मौत के मुंह से हंसते खेलते बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की यह रोमांचक कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको इन किरदारों का यह एडवेंचर पसंद आया और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।